नमस्कार, बिग बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। कहते हैं जनहित के मुद्दे पर सरकार का विरोध विपक्ष का परम धर्म होता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ शायद राजनीति की परिभाषा भी बदल गई है। आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ विरोध ही राजनीति की रवायत बन गई है। अब पंचायत चुनाव के नए फैसले का विरोध ही देख लीजिए। पंचायत स्तर पर ही सही, लेकिन कम से कम नुमाइंदगी के लिए शैक्षणिक योग्यता को तय करना क्या गलत बात है? लेकिन ये फैसला विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। बिग बुलेटिन में आज बहस करेंगे पढ़े लिखे सरपंचों को लेकर विपक्ष को परहेज क्यों है। ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद परिचर्चा शुरू करते हैं। कांग्रेसियों का ये कदमताल, ये हुंकार, ये हंगामा पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता तय करने के खिलाफ है। हरियाणा की नई हुकूमत ने पंचायत चुनाव के नए मापदंड का हुक्म जारी किया, तो कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। कांग्रेस पंचायत चुनाव में शैक्षणिक मापदंड तय करने के फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बता रही है। हम सरकार ने जो फैसला किया है, पंचायतों में 8वीं और 10वीं पास लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, जिला परिषद के लड़ सकते हैं, उसके खिलाफ मैं समझता हूं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम है, क्योंकि किसी तरीके से भी ये लोकतंत्र के हित में नहीं है, पूरी तरीके से अवैधानिक है। कांग्रेस बाबा साहेब के संविधान का हवाला दे रही है, सरकार से सवाल कर रही है, अनपढ़ वोट दे सकते हैं तो चुनाव लड़ने पर पाबंदी क्यों? वो सरकार को नसीहत भी दे रही है, सुधार करना है तो ऊपर से करो, मतलब संसद और विधानसभा को देखो। पढ़ने लिखने का मैं समझता हूं कि कोई पढ़ाई लिखाई के विरोध में नहीं है, लेकिन आज ये जो अप्रोच कि नीचे से लोकतंत्र में सुधार होना चाहिए, ये मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का जिस तरीके से जो हमारे संविधान निर्माताओं थे, उन्होंने जब वोट का अधिकार 18 साल के नौजवान को मिला है, तो मैं समझता हूं कि जब वोट व्यक्ति, कोई भी अनपढ़ आदमी भी वोट दे सकता है, तो कोई भी चुनाव भी लड़ सकता है। पहले शिक्षा में जागरूकता लेकर के आए और सुधार ऊपर से करें। आज भी संसद में, विधानसभाओं में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ इनेलो अदालत में जाने का मन बना चुकी है, तो कांग्रेस जनता की अदालत में जंग छेड़ चुकी है। ये सच है कि मनोहर सरकार के नए फैसले से कई पंच सरपंचों को झटका लगा है। सरपंच बनने की कवायद में जुटे काफी लोगों को झटका लगा है, लेकिन सवाल ये है कि पढ़े लिखे सरपंचों पर इतना पंगा क्यों? क्या आज जनता के मुद्दों की बजाय विरोधी विपक्ष का परम धर्म बन गया है? ईटीवी न्यूज के लिए करनाल से संजीत चौधरी की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में संशोधन के फैसले को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। कांग्रेस और इनेलो सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं और सरकार इस फैसले को सही ठहराने के लिए अपना कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहती। देखिए हमारी एक और खास रिपोर्ट। अब दीजिए फोल्ड बैक चंडीगढ़। पंचायत चुनाव को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार ने तगड़ा पंच किया जड़ा। हरियाणा की सियासत में उबाला गया। सरकार ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव की उम्मीदवारी के लिए शैक्षणिक मापदंड तय होगा, लेकिन सरकार का ये फैसला ना तो कांग्रेस को रास आ रहा है और ना ही इनेलो को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे जो संविधान से अधिकार प्राप्त है लोगों को, उस अधिकार का हनन किया है। भारतीय संविधान में आपको वोट डालने का, भारतीय नागरिक को वोट डालने का अधिकार है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार के ऊपर कुठाराघात किया है भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का एक तुगल की फरमान जारी करके।
कांग्रेस कुछ भी कहे, इनेलो कुछ भी कहे, लेकिन इस फैसले के पीछे मजबूत और तगड़ी दलील है। दलील पंचायती राज संस्थाओं के नेतृत्व और शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने की। बीजेपी भी यही कहती है कि अगर सरपंच पढ़े लिखे होंगे तो इससे परहेज क्यों। ये समझना चाहिए कि पंचायतों को बहुत सारे आर्थिक फैसले लेने पड़ते हैं, पंचायतों को पैसों का हिसाब किताब रखना पड़ता है, और इसलिए पंचायतों के खिलाफ जो हमारे पास जो शिकायतें आती हैं, उसमें बड़ी सारी शिकायतों में जब उनको बुलाया जाता है तो आकर सरपंच और पंचायत के लोग कहते हैं कि हम तो अनपढ़ थे जी, हमसे अंगूठा लगवा लिया गया। अब जिस किसी को भी आर्थिक मामलों का लेन देन करना है, हिसाब किताब रखना है, और उनके पास कोई स्टाफ नहीं है उस काम के लिए, तो निश्चित रूप से उनका सुशिक्षित होना बहुत जरूरी है। विपक्ष का ये धर्म है कि वो कोई चीज़ ठीक हो चाहे गलत हो, उसको मुद्दा बनाना आजकल यही विपक्ष का काम रह गया। अब किसी साधारण आदमी से भी पूछेंगे, अगर हमने उसमें बेसिक योग्यता कोई रखी है तो इसमें क्या गलत किया है। काबिले गौर है कि 11 अगस्त को हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में संशोधन का फैसला लिया था। इस फैसले के तहत अगर सरपंच बनना है तो 10वीं की पढ़ाई पास करनी ही होगी। महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए ये मापदंड 8वीं पास रखा गया है। इसके अलावा सहकारी बैंकों के डिफॉल्टर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बिजली बिल का भुगतान न करने वाले भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिसके घर में शौचालय नहीं है वो भी पंचायती दंगल में अपनी किस्मत नहीं आजमा पाएंगे। और 10 साल तक की सजा वाले केस में चार्जशीट हुए शख्स तो सरपंच बनने का सपना देखे ही मत। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अंकित दुदानी के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये दो खास रिपोर्ट देखी और इन रिपोर्ट्स के जरिए हम आपको ये समझाने की और खुद समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये माजरा क्या है। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पैनल मौजूद है। गोविंद ठुकराल साहब हमारे संपादकीय सलाहकार, बहुत बहुत स्वागत है ठुकराल साहब आपका। वीरेंद्र चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रण सिंह मान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता, मान साहब आपका स्वागत। दलबीर धनखड़ साहब प्रवक्ता हैं इनेलो के, आप रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बड़े भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं इनेलो से। धनखड़ साहब, ये जो फैसला है, इस फैसले में आपको बुरा क्या लग रहा है? अगर पढ़े लिखे सरपंच होंगे तो उसमें राज्य का, देश का, गांव का, सबका भला है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी आएगा तो जाहिर है कि विकास के काम को और अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो आप विरोध क्यों जता रहे हैं? ये केवल विरोध जो है विरोध जताने के लिए है या कुछ और इसका मकसद है आपका? क्या बोल रहे पता ही नहीं। धनखड़ साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये जो विरोध जताया जा रहा है, ये विरोध आखिर क्यों? धनखड़ साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ये जो विरोध जताया जा रहा है, इस विरोध का कारण क्या है? इनेलो क्यों नहीं चाहती कि पंचायत के चुनाव एक पढ़े लिखे उम्मीदवार लड़े जिसने कम से कम 10वीं पास कर रखी हो? पहले आगे थी जी, लगता है इनसे अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। ठुकराल साहब, आप पहले भी इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो विरोध जताने की बात हो रही है, इनेलो हो, कांग्रेस हो, आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी का अपना आपस में एक विरोध होता है उसको छोड़ दें,
तो 3-4 बातें देखने वाली हैं इस सारी बात में। पहले तो पंचायत एक कड़ी है या म्यूनसिपल कमेटी एक कड़ी है जहाँ से लोग सियासत में आना शुरू करते हैं, सियासत देखते हैं। वो असेंबली में जाते हैं, पार्लियामेंट में भी जाते हैं। अब देखने वाली बात है कि पार्लियामेंट के मेंबर की तो क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है, ना असेंबली मेंबर इलेक्शन लड़ने की क्वालिफिकेशन ऐसी है, सीधी सी बात है। अब आपने इंट्रोड्यूस कर दी 3-4 शर्तें कि पढ़ा लिखा 10वीं तक होना ज़रूरी है। अगर आपके पास किसी जगह में स्कूल ही नहीं थे या स्कूल वो आदमी पढ़ नहीं सका और उसकी 60 साल 55 साल की उम्र है तो उसको कैसे आप कहेंगे कि आप क्योंकि पढ़े नहीं हैं। दूसरी बात है, पढ़े लिखा होना अच्छी बात है अपने आप में, ये अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ जो बाकी शर्तें लगाई हैं उनका भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया कि बिजली का बिल कौन सा होगा, कर्जा कौन सा होगा, कहाँ का होगा, कितना होगा, वो पूरी बात सामने नहीं आई। और मुझे लगता है कि चुनाव जो अभी होने चाहिए थे वो चुनाव लेट हो रहे हैं। अब पंचायतें खत्म हो चुकी हैं, पंचायतों की बजाय अब पंचायत सेक्रेटरी और बीडीपीओ राज कर रहे हैं, उनका सिक्का चल रहा है। अब उसको पंचायतों के चुनाव कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या उसकी अभी जाके क्वालिफिकेशन फिक्स करनी ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन आप फिक्स कीजिए, आप उन लोगों को मौका दीजिए, कितना पढ़े लिखे हो गए, इतना साल लगेंगे। अब एकदम आप ये ऐसी चीज़ लेके आ जाएंगे तो उसका नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। और दूसरा है, आप देखिए हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी के बाद भी बहुत से लोग केंद्र में मंत्री रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ओहदों पे पहुंचे हैं जिनकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम थी, लेकिन ज़िंदगी का तजर्बा, जेलों में जाना, स्ट्रगल करना और ईमानदारी से लोगों को साथ जोड़ना, उसका बहुत बड़ा रोल था। जी, मान साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और मान साहब, आप क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? देखिए, बात इस तरह से नहीं रखी जानी चाहिए कि हम इस बात के खिलाफ हैं कि पढ़े लिखे सरपंच या पंच नहीं होने चाहिए। बात ये नहीं है, हमारा जो विरोध है वो बिल्कुल सैद्धांतिक है। क्या? और वो ये है कि जब विधायी काम भी उतने इम्पोर्टेंट हैं, यदि वहाँ शर्त नहीं है, जैसा कि ठुकराल साहब ने कहा, यदि मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में कम पढ़े लिखे लोग भी जाने की उनको एक रास्ता है और इजाज़त है, तो एक पंचायतों पर ये थोपना भी गलत है कि उनके लिए तो ये शर्तें तय कर दी जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पार्टी का रुख है, राज जिस तरह से प्रदर्शन किया या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों के मन की बात ही सामने रखी कि इस तरह की शर्तें थोपना ठीक नहीं है। उनकी जो पॉलिटिकल विजडम है या राजनीतिक कौशल है, सूझबूझ है, वो कोई ये नहीं है कि केवल पढ़े लिखे में है, जो कम पढ़े लिखे हैं उनमें भी है और कई जगह तो फालतू भी है। तो उनको इस तरह की शर्तें, क्योंकि ये एक तरह से जो उनका संवैधानिक अधिकार है, यदि वो वोट देने का अधिकारी भी है तो उसको चुनाव लड़ने के अधिकार पर अंकुश लगाना उचित नहीं है। इस बात को लेकर के हमारा विरोध है। जी बिल्कुल। अभी हमने कुछ रोज़ पहले जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं SY कुरैशी साहब का भी इंटरव्यू किया और उनका भी मत यही है कि इसे थोपना नहीं चाहिए, इसकी तरफ हमें प्रयास करने चाहिए। चौहान साहब आपके पास आ रहे हैं, आप पे आरोप ये लग रहे हैं कि आप विधानसभा स्तर पर या लोकसभा स्तर पर इस चीज़ को लागू करते भारतीय जनता पार्टी तो शायद बेहतर होता। अब पंचायत चुनाव में आप इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका जो आधार है वो गांव में कम है, तो चलो इस बहाने हमें ये क्रेडिट मिल जाएगा कि पंचायत में जब सरपंचों के चुनाव हो रहे थे तो पहल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में की थी। पहली बात, अगर कोई ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का आधार गांव में कम है तो ये अपने आप में निराधार बात है, इसमें कतई आधार नहीं है। गांवों में अगर हमारा आधार नहीं होता, गांव से हमको वोट नहीं मिलता तो हमारी सरकार नहीं बनती, हम बहुमत की सरकार नहीं बनाते। दूसरी बात ये कि जो जो दलीलें अभी पैनल में बैठे वरिष्ठ लोगों ने दी हैं, ये जो काबिलियत या शर्तें पंचायती राज चुनावों के लिए सरकार ने आयद की हैं उनको लेकर, वो तमाम जो दलीलें हैं वो सतही हैं। एक अच्छा काम शुरू करना है, अगर वो जो हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं अलग अलग स्तरों पर, वो उसका सबसे पहला माला है, पहली मंजिल, पहला सोपान वो पंचायती राज सिस्टम है, जमीन का जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं तो किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहां से चले हैं, कल को विधानसभा और लोकसभा तक भी वो बात जाएगी।
लोकसभा विधानसभा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना होगा, कानून में संशोधन करना होगा, वो हो जाएगा समय के साथ, वो भी होगा, उससे किसी ने इनकार नहीं किया है। लेकिन शुरुआत जहां से हो जाए उसका सकारात्मक शुरुआत का स्वागत करना चाहिए। गुरमीत जी, इसमें आपके पास नकारात्मकता हम नहीं आ रहे ढूंढी जानी चाहिए। हैं। चौहान साहब कह रहे हैं कि सकारात्मक रवैये को लेकर चलना चाहिए। ये एक रिस्क है शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए, हरियाणा की अगर हम बात करें, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी जिस हालात में यहाँ पे थी इन चुनाव से पहले, उसे आप भी जानते हैं, चौहान साहब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये रिस्क आखिर क्यों उठाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ऐसा होता है कि जैसे आपने सुना होगा ना, आ बैल मुझे मार, ये कुछ इस तरह के निर्णय ये लोग कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता ये निर्णय ये फाइनली कैरी कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह की शर्त लगाकर आप, जैसे अभी बात चल रही थी, देखिए पढ़े लिखे लोगों पे कोई रोक थोड़ी है। अगर पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और पूरे आंकड़े अगर देखे जाएं, मुझे नहीं लगता कि 10वीं पास कोई इतना बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और उसके बाद आपने जो, और मैं तो हैरान हूं जो और शर्तें मैं देख रहा था, चलिए आपने आपराधिक पृष्ठभूमि करी, बिल्कुल स्वागत योग्य बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी के घर में शौचालय नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है रहने के लिए, शौचालय कहाँ से बनवाएंगे? ये कौन सी बुद्धि प्रिवेल कर रही है, मुझे नहीं मालूम। ये किस तरह से निर्णय कर रहे हैं। आप किसी को वंचित नहीं कर सकते जनप्रतिनिधित्व, इसके जनप्रतिनिधि बनने के लिए, या लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है। तो और दूसरा आप देखो मुकेश, अभी डिस्कशन में ही मैं सोच रहा था, एक जमाने में ठुकराल साहब को याद होगा, मान साहब को भी, एक प्रौढ़ शिक्षा अभियान होता था। आजकल उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। सर्व शिक्षा अभियान, मुझे तो पिछले 10 सालों में सुना ही नहीं। कायदे में वो प्रोग्राम इसीलिए था कि अब जो आदमी नहीं पढ़ पाया, बहुत अच्छी बात है कि उसे पढ़ना लिखना आए, तो उसके लिए वो अभियान था। उस अभियान को कहाँ गया वो अभियान, किसी को पता ही नहीं है कि वो उन लोगों को जो 50 से ऊपर है, आप उनसे कैसे 10वीं पास होने की अचानक अपेक्षा कर लेंगे? या तो आप कहिए कि आज से 15 साल बाद ऐसा कानून बनेगा। और दूसरा, मैंने कहा कि जो इसमें बाकी चीजें इन्होंने करी हैं अमेंडमेंट, पढ़ाई से ज्यादा वो शायद जैसे शौचालय वाली बात है, तो मुझे उस पर और भी ज्यादा हैरानी हो रही है। तो इसलिए इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जब फैसले करें तो थोड़ा सा देखें कि आप क्या कर रहे हो। साहब, आपके पास भी वापस लौटूंगा। धनखड़ साहब से हमारा संपर्क पहले नहीं हो पाया था, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हैं। इनेलो का भी पक्ष ले लेते हैं ताकि इस परिचर्चा को हम एक दिशा दे सकें। इनेलो क्यों विरोध कर रही है धनखड़ साहब कि आपके सरपंच जो हैं वो 10वीं पास हों? इसमें बुरा क्या है? अगर वो अपराधी पृष्ठभूमि से उनको टिकट ना मिले, उनके घर में शौचालय अगर खुद के है तो वो दूसरों को शौचालय के लिए प्रेरित करें। इसमें इनेलो को क्या क्या बुराइयां दिख रही हैं? मुकेश जी नमस्कार। पहली बुराई नहीं है, पढ़ा लिखा होना बहुत अच्छी बात है, परंतु तुगलकी फरमान, जिसको हम बार बार करें, तुगलकी फरमान जारी करना, वो गलत बात है। उसके हम खिलाफ हैं। जो मतदाता वोट डाल सकता है वो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? और फिर बात वहीं आ जाती है, जिस तरह से भ्रष्टाचार ऊपर से कानून बनना चाहिए, उसी तरह सांसद से अगर सिरे से अगर चल के इस तरह की बातें आती तो कुछ अच्छी लगती। वहां किसी तरह की इस तरह की रोक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं करना चाहती, हमारी बार बार है। 24 जुलाई तक सरपंच अब तक शपथ ले चुके होते अगर इस समय पर चुनाव करना चाहते। जब इनकी पूरी मेजोरिटी है, सेंटर में भी स्टेट में भी पूरी मेजोरिटी है, तो इनको दिक्कत कहां आ गई जो 24 जुलाई तक ये चुनाव नहीं करा पाए? नंबर 1। नंबर 2, जहां तक पढ़ाई की बात है, मैं इनको एक और मुद्दा बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को। 100 घंटे काम, बेरोजगारी भत्ता जो इन्होंने कही थी, हर सरपंच को 12वीं या BA पास कोई भी बेरोजगार। जी ठुकराल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे उससे पहले? जैसे इन्होंने जो ये सवाल किया कि जो वोट डाल सकता है वो सरपंच क्यों नहीं बन सकता। अब वोट तो देश के हर एक नागरिक ही डालते हैं, तो हर एक नागरिक को क्या कुछ भी बनने का अधिकार है? जैसे शैक्षणिक योग्यता अगर उसका आधार बनाया जा रहा है तो इसमें बुरा क्या है? उसमें कानूनी तौर पे आप किसी की क्वालिफिकेशन फिक्स कर सकते हैं जो इलेक्शन लड़ेगा। सवाल ये है, पहले भी एक बार हरियाणा में ये कोशिश हुई थी कि जिसके 3 से ज्यादा बच्चे हैं वो पंचायत के चुनाव नहीं लड़ पाएगा, लेकिन वो स्कीम धरी धराई रह गई। बाकी प्रदेशों में, राजस्थान में स्कीम हुई है और वहाँ एक फेक डिग्रीज का 10वीं के सर्टिफिकेट, 8वीं के सर्टिफिकेट का एक धंधा शुरू हो गया है और कितनी पिटीशन चली गई हैं। आप देखिएगा, कुछ किसी चीज़ को व्यवहारिक तौर पे देखिएगा कि उसको कैसे करना। मुझे बताइएगा कि जिस आदमी के खिलाफ एक केस है जिसमें 10 साल की सजा हो सकती है, सिर्फ चार्जशीट दाखिल है, कल को केस फेल हो जाता है, वो आदमी बरी हो जाता है, तो उसको तो आपने वंचित कर दिया। ये बात अगर पार्लियामेंट में लागू हो जाए,
तो कम से कम 1/3 पार्लियामेंट के मेंबर बर्खास्त हो जाएंगे, असेंबली में भी हो जाएंगे। ये आप एक जो बेसिक है, क्योंकि पंचायतें हैं, इलेक्शन तो आप करवा नहीं आप रहे, तो बुद्धिजीवी इलेक्शन तो हैं, करवा नहीं वरिष्ठ रहे। पत्रकार हैं। मोदी साहब जो हैं वो इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे देश को सुधारने का। नहीं, ठीक है। अब सुधारें कैसे? नहीं, कुछ होने ही नहीं देते हैं। अब वो कह रहे हैं आप कि शौचालय की बात ले लीजिए, हाँ। 4 ईंटें रखी, शौचालय की क्या डेफिनेशन है? हाँ। बताएंगे क्या डेफिनेशन शौचालय की? हाँ। क्या वो शौचालय क्यों नहीं बनते? हाँ। हम लोग गांव में रहे हैं, हमने भी उसी जिंदगी से निकले हैं। मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि शौचालय को साफ करने वाले जो आपको शहरों में कर्मचारी मिल जाते हैं, गांव में नहीं मिलते। इसलिए वो नहीं, एक वजह ये रहती है। दूसरी वजह रहती है कि कल्चर का हिस्सा नहीं बने। अभी कल्चर का हिस्सा भी बनेंगे। अभी धीरे धीरे आपने एक अच्छा कदम उठाया है कि शौचालय बनने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। साफ हिंदुस्तान होना चाहिए, वो भी अच्छी बात है। आपके 4 शहर सबसे गंदे शहर है हिंदुस्तान के। ठुकराल हरियाणा साहब, के हम वो 4 करना शहर चाहते सबसे- हैं, उसी पर आपत्ति हो कोई रही है। आपत्ति तो हम अगर आपत्ति किसी वजह से हो रही है, शौचालय आपके खिलाफ नहीं। हम ये कहना कि शौचालय नहीं है, घर नहीं, गुरमीत जी ने कहा घर नहीं है। मेरा ये कहना है कि घर नहीं है हरियाणा में लोगों के पास, ऐसी हरियाणा में ऐसी कहीं स्थिति नहीं है। और जिनके पास घर नहीं है, सरकार की योजनाएं हैं, उनको घर भी दे रहे हैं। जिनके पास शौचालय नहीं है उनके लिए, गुरमीत जी का ये कहना है ना, पहले घर दे दीजिए, उसके बाद शौचालय की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, जहां शौचालय नहीं है उनके लिए शौचालय बनवाने की सरकार की योजना है। सफाई हो, स्वच्छता हो, भ्रष्टाचार मिटे। अच्छी बात है, सबसे पर जब हो जाएगा तो कर लेना। हम उसको करने लगे, उस पर उसको आप करने नहीं देंगे, पहले उस पर कर आप लीजिए सवाल ना। उठा रहे। स्कूल पहले नहीं है 70 वैसे अगर ये काम 69 years अगर ये में- काम कांग्रेस ने किया होता तो सबसे ज्यादा अपोजिशन अब बीजेपी देखिए, की तरफ से आती। अब मैं ये कह रहा हूं 69 इयर्स के बाद ये कहना किसी का, कांग्रेस के प्रवक्ता का या किसी का, कि लोग शिक्षित नहीं हैं और जब वो सब शिक्षित हो जाएंगे तब आप इसको लागू करें, इससे ज्यादा इलॉजिकल बात कोई नहीं हो सकती। मैं आवश्यकता क्या है वो मैं बताना चाहता मान हूं। साहब, मुकेश जी। आप इसका मुकेश जी, जवाब दीजिए। इसलिए आवश्यक है सरपंचों का पढ़े लिखे होना, कि उनको काम कराने होते हैं, योजनाएं गांव के लिए बनानी होती हैं। हाँ, चौहान साहब, उनकी निरक्षरता का नाजायज फायदा उठाया जाता है। चौहान साहब, वहां भी करेंगे ना। अब आपका जो सवाल है उसका जवाब सुन वहां भी लीजिए। करेंगे। बनेंगे। अब जहां शुरू कर रहे हैं उसका स्वागत कर लीजिए, आगे भी असेंबली में बढ़ेंगे। कानून जवाब सुन वहां भी लीजिए, बनाएंगे। जवाब सुन लीजिए। वहां भी- असेंबली वहां है। भी करेंगे साहब। मान साहब, उसका तो स्वागत करिए कम से कम। ये जो सवाल इन्होंने उठाया है इसका नहीं, जवाब बात आप खत्म हो गई हो तो उसको करो ना, जी जी क्योंकि इनसे रुका नहीं जाता है। नहीं, रुक गए हैं वो। हाँ। कहिए आप। मैं अपनी सवाल बात तो ये है, कहूंगा। हाँ पूरी कर लो, आप सुन लीजिए कर लो, पूरी हो गई। नहीं, हो गई। हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जनप्रतिनिधि कानून भेदभावपूर्ण नहीं हो सकता है, और वो ऊपर से यदि चल करके नीचे जाएगा तो वो ज़्यादा आसान है। आप इसी कानून को आप पार्लियामेंट में लाइए, पहले उस पर लागू कीजिए, उसके बाद में असेंबली पे आइए। लेजिस्लेटिव असेंबली में जब आप ये कर देंगे तो आप नीचे आइए। ये किसने कहा कि पढ़े लिखे सरपंच नहीं होने चाहिए? ये तो नहीं कह रहे हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, हमारा विरोध केवल सैद्धांतिक है कि जनप्रतिनिधि कानून भेदभावपूर्ण नहीं हो सकता है और न होना चाहिए। यदि ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ है, यदि ये फीडबैक लेती और असेंबली का सेशन हो रहा है, लेट पहले हो गई, ये थोड़ा पहले भी बुला सकते थे, तो ये अब भी तो सेशन होगा ना, उसमें ये डिस्कस करते, इनके विधायक भी बताते। इन्होंने कोई, मुझे नहीं लगता कि होमवर्क ऐसा किया है, केवल कुछ लोगों ने अपनी एक सोच बना ली, और वो सोच उन्होंने किस आधार पर बनाई वो तो बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन आप एक बहुत हमारा जिनका बैकग्राउंड है गांव का, वो जानते हैं कि बहुत गांव को ये अच्छा लगेगा कि 10वीं पास के बजाय यदि उनके पास 6ठी या 8वीं पास कोई आदमी है और वो गांव के विकास के बारे में, गांव में सौहार्दपूर्ण वातावरण रखने के मामले में, लोगों से प्यार मोहब्बत के मामले में कि भाई उनका अच्छा मेल जोल हो और सब वर्गों को एक साथ लेकर के चलने में बहुत कई एक्सपर्ट आदमी हैं, वो व्यवहार कुशल हैं, अपने गांव की सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। वो प्रस्ताव, पंचायत का जो कार्यशैली है वो एक पंचायत बैठ करके बिल्कुल रण सिंह मान का यानी कांग्रेस का कहना है कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर सरपंच बनाना चाहिए जो व्यवहार कुशल हो, चाहे वो 5वीं 6ठी पढ़ा लिखा हो, 10वीं जरूरी नहीं है, व्यवहार कुशल हो और गांव के बारे में सोचता हो। ये कांग्रेस की राय है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आज की परिचर्चा बहुत ही रोचक होने वाली है, हमें पूरा यकीन है कि आप नहीं जाइए।
प्राथमिक बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले चर्चा काफी गर्म थी। कांग्रेस का कहना है कि जो व्यक्ति अपने सौहार्दपूर्ण रवैये से अगर गांव की सेवा कर सकता है, लोगों को एक साथ रख सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो भी वोट डालते हैं उनको सरपंच के तौर पर चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार है। प्रोफेसर साहब, आपसे शुरुआत करते हैं इस अगले दौर की। ये जो राजनीति हो रही है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कई निर्णय हैं वो मेरी तो समझ से ही बाहर हैं। अब ये परिणीति चोपड़ा को ले गए अमेरिका, ठीक है, वो अपने आप गई, मतलब ये लेके नहीं गए। वहां पे मैंने फोटो देखा कि मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री, उनके साथ वो वहां पर बेटी बचाओ अभियान का कोई कन्वेंसिंग करें। अब मुझे नहीं मालूम वो अमेरिका में कैसे बेटी बचाओ अभियान चल रहा है। तो इसी तरह ये निर्णय, अभी आपसे चुनाव हो नहीं पाया, आप ऑलरेडी एक आलोचना झेल रहे हैं कि चुनाव आपने समय पे नहीं कराए। उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं कि भाई आपके पहले से रोल वगैरह नहीं बने। अब चौहान साहब इतने विश्वास से कह रहे हैं कि जी हम पार्लियामेंट और विधानसभा में करेंगे। मुकेश, ये तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आप चला दीजिए कि जी विधानसभा और पार्लियामेंट में होने वाला है बहुत जल्दी ये नियम। इस तरह की बात कर देना, एक बहुत गंभीर डिस्कशन के बाद इस तरह के निर्णय होते हैं। आपने अपने आप एक डिसीजन कर लिया। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति, आप कल को कहिए, कई आप कहिए निर्वाचित सरकार का मतलब ये नहीं कि कोई टीका टिप्पणी ना करे उसके फैसले पे, हमें भी अधिकार है लोकतंत्र में। मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे बताएं, ये कहते हैं काम कराने आने चाहिए, 10वीं से काम हो जाएंगे। आप कल को कहिए कि लॉ की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि उसको तो जी कानूनों से डील करना है सरपंच को। आप 10वीं क्यों कर रहे हो? फिर आप लॉ की डिग्री कर दो अनिवार्य। आप अगर ये तो कोई इसकी कोई सीमा ही नहीं। आप कल को एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए क्योंकि उसने फाइनेंस देखना है। कल को वो कहो जी आप रूरल डेवलपमेंट में उसको पीएचडी होना चाहिए, क्योंकि यार कोई बात का कोई कहीं से लॉजिक हो। पढ़ाई लिखाई का समझदारी से पहली बात तो कोई ताल्लुक है नहीं। दूसरी बात यह कि जब इस देश में एक सिस्टम चल रहा है कि हमारे यहाँ पर अब साक्षरता नहीं है, तो उसके विभिन्न कारण है। और जिन स्कूलों से, जैसे टुकराल साहब कह रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट आएंगे, और जिन स्कूलों में आप पढ़ा रहे हो पहले वहां पढ़ा क्या रहे हो ये तो देखो। 10वीं पढ़ा के आप उसको बहुत अकलमंद दे रहे हो, बहुत ज्यादा वो काबिल हो जाएगा। पहले उन स्कूलों की स्थिति सुधारो जिससे लोग वहां जाएं। अभी तो लोग मिड डे मील के लिए चले जाते हैं वहां पे। सरकारी स्कूलों का आप देख ही रहे हो यूपी में क्या आदेश हुआ है। कोई बात के पीछे कहीं तो कोई तर्क हो कि भाई उससे ये फायदा होगा। आप उससे हासिल क्या कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। 10वीं का एग्जाम पास करके कोई व्यक्ति कैसे समझदार हो जाएगा, मेरी समझ से बाहर है। दूसरा, चुनाव हो रहे हैं, आप अपनी पार्टी की तरफ से एक तो सिंबल पे लड़ने की हिम्मत दिखाइए, फिर जाके कहिए कि हमारे सभी उम्मीदवार पढ़े लिखे। आप इतना कर लीजिए पहले कि भाई हमने 10वीं के सारे, पब्लिक आपका निर्णय कर लेगी। इस तरीके से एकदम से आप कोई निर्णय करते हैं, उसमें जो आदमी 60 साल का है, 70 साल का है, नहीं पढ़ा, हमारे बहुत से बुजुर्ग ऐसे, उनको आप कैसे वंचित कर सकते हो चुनाव लड़ने से? जी, धनखड़ साहब आपके पास आ रहे हैं। धनखड़ साहब, ये जो परिचर्चा चल रही है, इसमें जो हमारा पैनल है, चाहे वरिष्ठ पत्रकार हैं या हमारे संपादकीय सलाहकार हैं, इन सब का ये मानना है, हालांकि हमने पहले भी जिक्र किया कि जो हमारे पूर्व आयुक्त रहे, चुनाव आयुक्त, उनका भी ये कहना है कि थोपना नहीं चाहिए। ये आप अगर पार्टी का निर्णय है तो कम से कम आप अपनी पार्टी में इसको अप्लीकेबल कीजिए। आप क्यों नहीं चाहते कि ये जो निर्णय है इसका स्वागत किया जाना चाहिए, कि कम से कम शुरुआत ही हो रही है? भारतीय जनता पार्टी ये तर्क दे रही है शुरुआत तो हो रही है कुछ अच्छा करने की। राजपूत जी, शुरुआत की ये बातें जहां तक करते, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए था। इनके 47 एमएलए हैं, 43 एमएलए तो दूसरी पार्टियों से या इंडिपेंडेंट हैं। अगर उनको भी बुला के एक कानून ये कोई बनाते तो सबकी रजामंदी होती, 2/3 मेजोरिटी से उसको पास कराते तो शायद बात बनती। इनके ऊपर ठीकरा नहीं फूटता। फिर दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी इतनी उतावली हो रही है। मैं तो कह रहा हूं चुनाव आपने टाइम पर नहीं कराए, पहली गलती की। विकास और क्या देहात का, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने विधायकों से कैबिनेट में जो फैसला लिया है वो ये करते, हम जितने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे, हम इनका स्वागत करते, ये चुनाव चिन्ह पे अपने पे लड़ते और अपने पढ़े लिखे कैंडिडेट को ही टिकट देते और अपने लड़ाते, हमें कोई एतराज नहीं होता। परंतु प्रदेश की जनता के साथ सरासर धोखा है। जो लोग वोट डाल सकते हैं वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसा हमें संविधान ने हक दिया है। ये हक को कैसे छीन सकते हैं? हमसे हक कैसे छीन सकते हैं? आम आदमी से ये हक नहीं छीन सकते। बात वहीं के वहीं ठहर के आ जाती है। अनुभवहीनता है, अनुभव की कमी इनके पास, गलतियां खुद करते हैं, डालते दूसरों पे है। तरीके से चौहान साहब विरोध हो रहा है, चौतरफा विरोध हो रहा है ये, और ये जो विरोध है ये राजनीतिक पार्टियों की तरफ से नहीं हो रहा, क्योंकि आप खुद भी एक बुद्धिजीवी हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, और उसके हमने आपको कई एग्जाम्पल भी दिए हैं
क्या आपको लगता है अगर इसी तरीके से विरोध होता रहा तो ये फैसला रोल बैक करना पड़ सकता है सरकार को? क्या सरकार इस बारे में सोच सकती है या आपकी पार्टी इस बारे में सोच सकती है रोल बैक करने के लिए? मैं आपको फिर कह रहा हूं, सरकार ने बहुत सोच विचार करके निर्णय किया है और उस निर्णय के पीछे दमदार दलीलें हैं। गांव में सरपंचों या सरपंच हो या पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे पदाधिकारी हों, वो पढ़े लिखे आए और धनखड़ साहब सुन लीजिए अब। हाँ, वो वहां पर काम की गुणवत्ता बढ़े, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और देश में जो सकारात्मक बदलाव सिंपल सवाल चौहान साहब आपसे था, क्या ये फैसला रोल बैक किया जा सकता है? फिर आप कहेंगे कि आप मुझे मेरी बात ही नहीं कहने देंगे तो आप मना कर दीजिए मुझे। छोटा सवाल छोटा मैं उत्तर दे रहा हूं, तो इतना लंबा उत्तर नहीं चलेगा ना, बाकियों से भी तो बात करनी है ना। नहीं, ये तो तरीका नहीं है। नहीं, तरीका ये क्या, आप यहाँ पे भाषण देने के लिए थोड़ी ना बुलाएंगे, परिचर्चा है। मैं सबको सुनता हूं तो मुझे भी मेरी बात कहने दीजिए। तो सब छोटा बोलिए ना, सबको जवाब नहीं देंगे तो कैसे होगा? मेरे 3 वाक्य पूरे नहीं होने देते आप 3 वाक्य में आप मुझे कहने ही नहीं दे रहे। अभी भी आप अभी भी भूमिका बांध रहे हैं, अभी भी भूमिका बांध रहे हैं। हम यहाँ पे भाषण प्रतियोगिता नहीं है, ना ही ये भारतीय जनता पार्टी की रैली है। नहीं देना चाहता, छोड़ दीजिए। आपने प्रश्न किया, मुझे उत्तर दीजिए, देने दीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या इस फैसले को रोल बैक किया जा सकता है? मुझे प्रश्न आपका समझ में आ गया। आप कहाँ पे घुमाई जा रहे हैं? मैंने आपका प्रश्न सुना, मुझे उत्तर देने दीजिए। हम आपकी रैली में नहीं आए हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं रोल आप प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर देने तो दीजिए, उसका उत्तर दीजिए। घुमा कहाँ रहे हैं? घुमाने की क्या बात है? मैं सीधी बात कर रहा हूं। उत्तर दीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूं, सरकार ने बहुत सोच विचार कर जनहित में एक निर्णय लिया है और आप जिस विरोध की बात कर रहे हैं, जरा गांव में जाकर आइए। नई पीढ़ी, सयाने लोग, समझदार लोग जो व्यवस्था सुधारना चाहते हैं वो इसके पक्ष में हैं। आप यहाँ बैठकर स्टूडियो में आकलन कर रहे हैं या कुछ लोग नहीं आकलन कर रहे हैं, ये जो लोग बैठे हैं वही के। रोल बैक का प्रश्न तो बहुत बाद की बात है। आप समझिए जरा, जमीन पर लोग इस सकारात्मक निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। टिकटे दो पढ़े लिखों को, कोई ऐतराज नहीं करेगा। चुनाव चिन्ह से लड़ो आप। हमने सोच विचार कर निर्णय लिया है, हम उसको सिरे चढ़ाने की के लिए पूरी संकल्पबद्ध है और पूरी ताकत लगाएंगे जी। रोल बैक का प्रश्न कहां से आ गया? मान साहब आपके पास हम आ रहे हैं, आपको कितने % ये लग रहा है कि ये वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस लेना पड़ सकता है? आज परिचर्चा को हम इस मुद्दे पे आगे बढ़ाते हैं। नहीं, देखिए, इनको लेना चाहिए और नहीं लेना पड़ सकता है, लेना दबाव में लेंगे। हाँ, पड़ सकता है। लेना अब तक इन्होंने इसलिए नहीं सोची है कि ये चाहे बेशक दावा कुछ करें, न तो अपने इन्होंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया है, न विधायकों की कोई बैठक हुई जिसमें इस बात पर चर्चा हुई हो कि इस तरह की शर्तें हमको थोप देनी चाहिए, और न ही इनके जो प्रकोष्ठ हैं जो इन पंचायतों को देखते हैं उनमें कहीं डिस्कस, कहीं सामना इनने निर्णय लिया और अपना फैसला सुना दिया कि ये चीज़ें सरकार करने जा रही है। गुरमीत जी ठीक कह रहे थे, यदि ये लोगों पे छोड़ा जाना चाहिए ना कि वो एक अच्छे 6वीं पास को 8वीं पास को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं या वो 10वीं पास को चुनते हैं या ग्रेजुएट को चुनते हैं। आप उन लोगों का अधिकार आप खुद अपने हाथ में क्यों लेने जा रहे हैं? आपकी बात को एक बहुत शायराना अंदाज में कहने वाले हैं ठुकराल साहब, इरशाद। देखिए, शिव बटालवी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है जी। कुछ लोगों ते भी छड़ दइए, हाँ, किनू दिंदे ने फतवा पीरां दा। कुछ लोगों पे छोड़ दें कि किसको वो बनाना चाहते हैं सरपंच पंच, किसको नहीं बनाना चाहते, उन पे छोड़ दीजिए, उन पे रहम कीजिए, छोड़ दीजिए। एक बात हमारे भाई ने कही कि हमारा सोच समझ के विचार किया फैसला है, हम मान लेते हैं, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं कि उन्होंने सोच समझ के किया, ये भी कि रोल बैक नहीं करेंगे। 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन ये जो बात बीच में ये कह गए कि जो पढ़ा लिखा है वही ईमानदार, अब पढ़ाई लिखाई से ईमानदारी का क्या ताल्लुक है? ये मैंने नहीं दावा नहीं किया। सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए। मैंने ये दावा नहीं किया। भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी, मैंने नहीं ये कहा है। नहीं मिलेगी, मदद मिलेगी, पढ़े लिखा निश्चित रूप से मिलेगी। पढ़ा लिखा आदमी भ्रष्टाचार नहीं करता क्या? मैं बताता हूं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखे आदमी रोज पकड़े जा रहे हैं। आपने प्रश्न किया, मैं उत्तर देना चाहता हूं। ठीक है, जब कोई सरपंच या पंचायती राज संस्थाओं का पदाधिकारी उसको वो मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है, जो दूसरे लोग हैं उसके दस्तखत करेंगे, अंगूठा लगवाएंगे और उसको जानकारी नहीं है बहुत सारी चीजों की, वो गलतियां करेगा और भ्रष्टाचार को उससे बढ़ावा मिलेगा।
जब पढ़े लिखे लोग होंगे, योजनाओं को समझेंगे, काम को समझेंगे, प्रस्ताव जो पारित किया जा रहा है उसको समझेंगे, तो फिर उसमें चौहान साहब उसमें फिर जो गुरमीत जी ने जो सुझाव दिया ना, फिर वो आप सुझाव मान के चलिए। फिर उसके लिए मान लीजिए उसको कानून की जानकारी होनी चाहिए, कह तो रहे हैं वो भी करेंगे। तो फिर आपका तो अहंकार इतना हो गया, कह तो रहे हैं फाइनेंस की जानकारी के लिए एमकॉम होना चाहिए। आपने कहा कि हम वो भी करेंगे। जब मैंने कहा लॉ कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं लॉ की डिग्री, अगर आप कह रहे हैं कि पढ़ाई से वो होता है, तो आपने कहा जी मैंने हम वो भी करेंगे। आपने नहीं कहा आप सुनवा लो, आप कुछ भी बोले जाएंगे। मैंने ये कहा क्या आप सुनो, आपने कहा हम करेंगे वो भी करेंगे। 10वीं जो योग्यता है, सब लोग एक बात कह रहे हैं, सब लोग एक बात कह रहे हैं, खत्म हो जाएगी। अच्छा नहीं, ये जो 10वीं की योग्यता है ना, 10वीं वाला जो ये चुना आपने, मतलब मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक क्यों चुना? ग्रेजुएट होता तो क्या बुरा था? देखिए मतलब कम से कम मैट्रिक क्यों? क्योंकि मैट्रिक तो आजकल सुन लिया मैंने आपका, कहीं नौकरी मांगने जाओ तो मतलब कोई चपरासी भी नहीं रखता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ठुकराल साहब कह रहे थे या दूसरे हमारे साथी कह रहे थे कि छठी पास भी बहुत बढ़िया हो सकता है। हमने एक न्यूनतम कुछ तय कर दिया। गुरमीत जी पीएचडी और उसकी दलीलें दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हम तो ये कह रहे हैं मैट्रिक तो आजकल कोई चपरासी नहीं रखता, और आप उसको गांव सौंपने वाले, आपके अंदाज में ही बात करते हैं। कंप्लीट तो करने दीजिए। अभी कुछ भी योग्यता तय नहीं थी, हमने कुछ तय की, बेहतरी आएगी, व्यवस्था सुधरेगी, हमारा मंतव्य ये है। और एक आपने शेर कहा ठुकराल साहब, मैं ये देख रहा हूं, सब कह रहे हैं कि पढ़े लिखे होने चाहिए, सब कह रहे हैं स्वच्छता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा निर्णय गलत है। ये कुछ वैसी पंजाबी का एक मुहावरा है कि ਤੁਹਾਡੀ गल सिर मत्थे परनाला उत्थे दा उत्थे। आप सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मैं तो विरोध करूंगा। विपक्ष का विरोध मैं बोलना चाहूंगा, आपका उत्थे उत्थे है। नहीं, आप व्यवस्था सुधार के धनखड़ साहब आना चाह रहे हैं परिचर्चा में। ठुकराल साहब आपसे भी गुजारिश, चौहान साहब उनसे सुन लीजिए, धनखड़ साहब को सुन लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा दूर बैठे हैं हमसे। जी धनखड़ साहब कहिए। ये अजीब दलील है। मैंने ये नहीं कहा होगा। सर मेरी एक प्रार्थना है भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट सर चौहान साहब से मेरी एक प्रार्थना और है, यहाँ बैठे हुए हैं। बेरोजगारी भत्ता इन्होंने अपने घोषणा पत्र में दे रखा है, हर सरपंच को बीए, हर पंच को 12वीं पास, मुद्दे पे 6,000 रुपए 9,000 रुपए के साथ अटैच कर देना चाहिए। सरपंच जो चुनाव लड़ेगा उसकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं होनी चाहिए, इस पे रहिए। फिर मैं आपके पास सर मैं वही मुद्दा है, मेरा मुद्दा वही है। हो जाएंगे सर मेरा मुद्दा वही है। सरपंच अगर अनपढ़ है तो उसको बीए पास अटैच कर दे, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, पढ़ा लिखा लड़का भी उसको मिल जाएगा जवान, जो सारी बात उसको पढ़ के सुना सके। पंच को 12वीं पास, सरपंच को बीए पास आप दे सकते हो, आपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। बेरोजगारी भत्ता देंगे, 100 घंटे काम देंगे। मैं तो कह रहा हूं, और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, अपने चुनाव चिन्ह पर लड़के पढ़े लिखों को टिकटें दें। बाकी पार्टियां जैसे अपने किसी भी कैंडिडेट को उतारें इनके सामने, अपनी योग्यता, अपनी बीए रखो, एलएलबी रखो, कुछ भी रखो। जनाब वैसे गिद्दड़ भपकियां दे रहे हैं वहां से बैठ के धनखड़ साहब। चौटाला साहब क्यों नहीं हिम्मत दिखाते कि वो चश्मे पर चुनाव लड़े? कांग्रेस क्यों नहीं हाथ पे लड़ना चाहती है? सर चश्मे पर लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हम चैलेंज करते हैं, ये अपने पढ़े लिखे कैंडिडेट उतारे, आप ये पढ़े लिखे कैंडिडेट अपने उतारे, भारतीय जनता पार्टी वाले। आप लड़ेंगे क्या अपने चुनाव निशान पर? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, सर भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव चिन्ह पर लड़ती तो हम तैयार है। भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए ना, आप शुरुआत कीजिए। राजपूत जी पढ़े लिखों को ये टिकटें दें, ये बीए पास को दे, एलएलबी को दे, मैट्रिक को दे, टिकटें दें, हम चुनाव चिन्ह पर लड़ने को तैयार हैं। धनखड़ साहब आप क्यों नहीं शुरुआत करते कि चुनाव चिन्ह पर पंचायत का चुनाव लड़ा जाए? लोगों को एक मिसाल देंगे, और जब सरपंच बन के आएंगे तो सर मैं तो सब फिर तरफ वही बात चश्मे कहना वाले चाह रहा होंगे, तो हूं, आपकी मैं तो कितना भारतीय मान जनता सम्मान बढ़ पार्टी जाएगा। को चैलेंज करता हूं, पढ़े लिखों का जो कानून इन्होंने बनाया है, जो ये कानून बनाना चाहते हैं, अपने पढ़े लिखे कैंडिडेटों को अपनी टिकटें दें, चुनाव चिन्ह पर लड़ाएं, हम भी चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। सब पर लागू करेंगे साहब, आप पर भी लागू करेंगे। इसको राजनीति कहते हैं कि अगर वो लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे। शुरुआत कोई करने को तैयार नहीं है। बहरहाल आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन की बिग डिबेट। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
बिग बुलेटिन में ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज बहस हो रही है पढ़े लिखे सरपंच हो या नहीं। ये मसला हरियाणा में नया है लेकिन राजस्थान में पुराना है। राजस्थान में इस मसले पर तो ओपोजिशन कोर्ट में चला गया था। मान साहब, आप मन बना रहे हैं क्या कोर्ट में जाने के? नहीं, देखिए, केवल कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है। गांव में जहां पंचायतों के चुनाव होते हैं वो बहुत ही पंचायती ढंग से होते हैं और ये पता नहीं कहाँ से ये फैसला इन्होंने ले लिया। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने पार्टी के ग्रास रूट पे अपने कार्यकर्ताओं से या जिनको चुनाव लड़ना उनसे पूछा भी होगा। लेकिन देखिए, एक व्यवहारिक सी बात है। मैं बहुत सारे गांवों को ऐसों को जानता हूं जहां पे 8वीं पास जो महिलाओं के लिए शर्त है वहां ऐसी नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। ऑलरेडी भी बहुत सारे गांव मिल जाएंगे। अभी कैलकुलेशन आई 32% के आसपास वो लोग हैं जो इनकी शर्तें पूरी नहीं करते। तो आप एक बड़े सेक्शन को वंचित रखे हो। आप इतना ही आपका ये आदर्श था तो आप अपने चुनाव घोषणा पत्र में उसको शामिल करते ना। आपको पता लग जाता कि लोग कितनी आपकी इस बात को सपोर्ट करते। आपसे देखिए चौहान साहब, यदि पार्टी में आपकी कोई सुनवाई है, पूछ है, तो आप एक बार हरियाणा की जनता चाहती है आप इस पर पुनर्विचार करें, चाहे अपनी पार्टी पर डिस्कस करें। विधानसभा का सेशन होने जा रहा है, आप सभी जनप्रतिनिधियों के विचार तो सुन करके देखें। इतनी जल्दी क्या मची? जब लेट तो पहले ही हो गए आप, तो उसके ऊपर लेकर के सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। हरियाणा के व्यापक हिस्से में इस बात का विरोध है। केवल कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, दूसरे नहीं। मेरी समझ धनखड़ साहब इस बात को लेकर के कर रहे होंगे कि आपने चुनाव घोषणा पत्र में नहीं लिखी, उस बात को क्यों लागू कर रहे हो? कि ये एक टैक्टिस हो सकती है कि कोई इस फैसले को लेकर कोर्ट में चला जाए और बार बार जिस तरीके से ओपोजिशन आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, भेजने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप जाएंगे कि वो ये वाला चुनाव किसी तरीके से टल जाए। क्या ऐसी रणनीति हो सकती है? ऐसा मेरे ख्याल में हमें इतनी दूर की नहीं सोचनी चाहिए कि ऐसे कोई कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि हो सकता है कल कोर्ट में जाए और चुनाव लेट हो जाए। कोर्ट में तो मान साहब किसी ना किसी को भेज ही देंगे, या धनखड़ साहब वहां से चुनाव तो करने ही पड़ेंगे। 6 महीने लेट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? चुनाव तो होंगे ही। तो ऐसा तो मेरे ख्याल में बीजेपी नहीं सोच सकती कि इस चुनाव को लेट करने के लिए हम ऐसी शर्तें लगा दें, लोग कोर्ट में जाएंगे और चुनाव लेट हो जाएंगे। थोड़े से जो इन्होंने वायदे किए हैं वो वायदे जिसे पूरा करने में समय लग रहा है ना अभी, तो शायद कोई वायदा पूरा कर देना तुगलकी कल्पना है मेरे हिसाब से। मैं इस कल्पना को नहीं मानता, लेकिन ये बात हकीकत है कि कौन सी कल्पना है चौहान साहब? ये कल्पना तुगलकी कल्पना है। ये वाला शब्द तो पहले चुनाव टालना तुगलकी फरमान तो हमने सुना था। मैं कह रहा हूँ ये कल्पना तुगलकी कल्पना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लॉजिकल निर्णय है उसको कुछ लोग तुगलकी कह रहे हैं। चलो मान लीजिए आपके लॉजिक को, मुझे ये बताइए दूसरों के क्षेत्र को मैं चौहान साहब से एक जानकारी छोटी सी लेना चाहता हूँ कि बिजली का बिल जिसने नहीं दिया होगा वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, कौन सा बिजली का बिल? घर का, खेत का, कारखाने का, किस बिल की बात वो कर रहे हैं? कौन सा बिल? क्या बताएंगे? मेरा ये कहना है कि जो उसकी टेक्निकलिटीज हैं वो सारी सबके सामने होंगी। चुनाव की अधिसूचना होने से पूर्व वो सारी चीजें सामने सबके होंगी। अभी तक क्लियर नहीं है। नहीं सुनिए, स्पष्ट ही नहीं है। सुन तो लीजिए, सरकार ने स्पष्ट ही नहीं है। क्या फैसला किया कि बिजली का बिल? देखिए आपकी 2 लाइनें आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो नोटिस आया उसमें 2 लाइनें कि बिजली का बिल पेंडिंग नहीं होना चाहिए, डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। तो बिजली का बिल तो 3 किस्म के हैं, कौन सा नहीं होना चाहिए? तो कोई भी हो, आपकी देनदारी अगर बिजली के बिल की है, फिर चलो ठीक है, आप डिफाल्टर हैं, आपकी बात मान ली। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। सुन लीजिए चौहान साहब, अब आपको ये बहुत ज्ञान की बात बताने वाले हैं। 34,000 करोड़ रुपए जो पेंडिंग है जिनका, वो तो गए। तो इसके मतलब गांव के गांव गए। बिजली के बिल पेंडिंग है, गांव के पूरे गांव के बिजली के बिल पेंडिंग है। जहाँ के इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उस गांव से 33 करोड़ रुपए पेंडिंग है। किसी और की धनखड़ साहब से थोड़ा सा आइडिया ले लें चलते चलते। ठुकराल साहब, धनखड़ साहब, आपके क्या ये गांव में जहाँ से आप आते हैं उस गांव में लोगों को प्रेरित ना करें? ले लो। क्या कानून लोग प्रावधान ना करें कि लोग बिजली का बिल भरने लगे? चाहे वो पानी ये कुएं के बिजली का हो या आपके घर का हो, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो बिजली का बिल भरते हैं? गांव की बात कर रहे हैं जहां से आप आते हैं, गुड़गांव की नहीं। चौहान साहब, सबसे पहले तो मैं डिफाल्टर की परिभाषा बताऊंगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह विधानसभा के डिफाल्टर हैं। विधानसभा का लोन नहीं दे रखा उन्होंने, वो सेंटर में मंत्री बन सकते हैं
यहाँ बिजली के बिलों की बात हो रही है। विधानसभा का लोन लिया हुआ है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, जबकि 5 साल पहले वो विधानसभा में वो डिफॉल्टर हैं, वो कैबिनेट में मंत्री हैं। कैबिनेट में मंत्री बहुत बड़ा मंत्रालय उनके पास है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपसे डिफॉल्टर जवाब दीजिए। जवाब नहीं देंगे, उसका जवाब दे रहा हूं जो आपसे पूछ मैं। फिर वही बात जो आपकी आती है, बिजली का बिल, कौन सा बिजली का बिल? 3-4 तरह के बिजली के बिल है, कौन से बिल का कहोगे? सभी बिल लोगे। मैं ये पूछना चाहूंगा, घर का बिल, हाउस टैक्स, बहुत सारी बातें, कंडीशन आगे लगाई गई। नहीं होना चाहिए, नहीं डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, हम इसके हक में हैं, डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। परंतु बहुत अच्छी बात घर का ट्यूबवेल का कहाँ का बिल मुताबिक 34,000 करोड़ रुपए पेंडिंग है, वो निकल आएगा तो बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत अच्छी अचीवमेंट हो गई है, तो कमाल हो गई है। तो सरकार लोगों को बिजली का बिल भरने के लिए प्रेरित करे, कोई ऐसे प्रावधान करे, उनको स्वच्छता की तरफ बढ़ाने का प्रयास करे। सरकार भी अपने घोषणा पत्र को याद क्यों नहीं करती? सरकार अपने घोषणा पत्र को भी याद कर ले कभी। लोगों को शिक्षा देने की बातें करते हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी क्योंकि तुगलकी कल्पना की बात हुई तो वो मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं कि वो मुंगेरी लाल के कहा जाता है, और वो हसीन सपने ये हैं कि जो ये नहीं लग रहा है कि गाँव में बहुत दिए जल रहे हैं इस फैसले से। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें सद्बुद्धि आ जाएगी जल्दी, जब पब्लिक से रिएक्शन आएगा। और एक सही सरकार जो लोगों की सरकार है वो यही कहती है, जब फैसला भी करती है तो कहती है कि भाई हमने एक स्टेप उठाया है, हम देखेंगे अगर लोगों में इसका कोई विरोध होगा, हमें ऐसा लगा कि बहुत बड़ी संख्या में सरपंच बनने से जो लोग चुनाव लड़ते रहे वो वंचित हो जाएंगे, तो हम इसको करेंगे, हम प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चलाएंगे, हम और करेंगे। ये तरीका होता है, हम अपनी पार्टी में आगे करेंगे। मुझे लगता है कि ये फैसला इन्हें वापस लेना पड़ेगा। जी मान साहब, आखिरी कमेंट 30 सेकंड आपके पास। नहीं देखिए, कोई किसी ने यहाँ पे 2 तरह के रुख सामने आए। एक तरह से जवान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सोच समझ के लिया है, और बाकी सब लोगों के अपने अपने तर्क हैं, अलग अलग तर्कों से ये कह रहे हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है और सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए, और नहीं तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में भुगतना पड़ेगा। लोगों को आप इस तरह से वंचित नहीं कर सकते हो कि जब उनको वोट देने का अधिकार है तो वो चुनाव लड़ने के अधिकार से कैसे वंचित रख सकते हो? जो जनप्रतिनिधि कानून है वो भेदभावपूर्ण कैसे आप? मैं निजी तौर पर भी और पार्टी के नाते भी सरकार ने बहुत विचार विमर्श करके सोच करके निर्णय लिया है, और प्रतिपक्ष का विरोध करने का अधिकार उनकी जगह है, परंतु वे भी दबे स्वर में घुमा करके इस बात को मानते हैं कि स्वच्छता को बढ़ावा मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, और पढ़े लिखे लोगों का नया नेतृत्व ग्रामीण अंचल में उभरना चाहिए। शुक्रिया चौहान साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, धनखड़ साहब, टुकराल साहब और गुरमीत जी, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में आज की बहस का विषय था हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव में क्या सरपंच और पंचों का 10वीं पास होना जरूरी है? क्या हर उस आदमी के घर में शौचालय होना जरूरी है? क्या हर वो आदमी जिसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है और अभी फैसला नहीं आया 10 साल की जिसमें सजा का प्रावधान हो, उसे सरपंच का चुनाव लड़ने से दूर रखा जाना चाहिए? तो ये फैसले पंचायत स्तर पर क्यों? इस चीज को लेकर हमने बड़ी बहस की। उम्मीद है कि इस मसले को हम समझने और आपको समझाने में कामयाब हुए होंगे। बिग बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे।